हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा की तरह आपके सामने एक आज न्यू वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो का टॉपिक है लोक कथा, नाटक और कहानी में अंतर। फ्रेंड्स, ये तीनों ही ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, लेकिन इन तीनों में क्या अंतर होता है अक्सर इसे समझने में हम लोग भूल कर देते हैं। तो हम अपनी आज की इस वीडियो के द्वारा यह कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन सभी में अंतर बता सकें। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हिंदी साहित्य बहुत विस्तृत साहित्य है जिसमें अनेक प्रकार की विधाओं को सम्मिलित किया गया है। उन्हीं विधाओं में से लोक कथा, नाटक और कहानी ऐसी विधाएं हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, परंतु फिर भी ये तीनों एक दूसरे से बहुत अंतर रखती हैं। फ्रेंड्स, हम आप सब जानते हो, हम सब जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य कितना विस्तृत है। उसमें ना जाने कितनी विधाएं हैं, कितनी विधाओं को हम जानते हैं और ना जाने कितनी अनगिनत ऐसी भी हैं जिनसे अभी तक हम परिचित नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, उन्हीं विधाओं में से आज हम 3 विधाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो है लोक कथा, नाटक और कहानी। फ्रेंड्स, इन तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ जो इनकी मूलभूत अंतर है वो हम आपको आज की वीडियो के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानने की प्रयत्न करते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं लोक कथा से। लोक कथा क्या होती है फ्रेंड्स, ये हम जानेंगे। लोक कथा उन प्राचीन किंवदंतियों को कहा जाता है जो जन सामान्य में प्रचलित होती हैं तथा जिन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक धरोहर की तरह सौंप दिया जाता है। फ्रेंड्स, लोक कथा ये बहुत प्राचीन किंवदंतियां होते हैं, यानी ऐसी बातें जो हम कहते हैं ना फ्रेंड्स, दादी नानी की कहानियाँ, जिन्हें प्राचीन समय में लोग आपस में बातें करते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हीं आदर्शों में जीते हैं, उन्हीं कथाओं में विश्वास करते हैं और उन्हीं कथाओं को अपनी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को सौंप देते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी तरह की लोक कथाएं प्रचलित हो जाती हैं उस क्षेत्र में। आगे हम जानेंगे, कभी कभी लोक कथाओं के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो कभी कभी साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते। लोक कथाओं पर क्षेत्र विशेष का खास प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र की लोक कथा अलग होती है तथा उनकी मान्यता भी सर्वमान्य होती है। लोक कथा की भाषा भी क्षेत्रीय ही होती है, अर्थात जो उस क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के द्वारा बोली और समझी जाती है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने वाली है और सबसे ज़्यादा मेन है जो लोक कथा को बाकी अन्य विधाओं से अलग करती है, कि जो लोक कथा होती हैं वो किसी एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, समझी जाती हैं और मान्यता भी उनकी एक निश्चित क्षेत्र में ही सीमित होती हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो अगर कोई हमारा स्टेट है, राजस्थान है, तो वहाँ की जो लोक कथाएं हैं वो अलग होंगी और दूसरा स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है तो वहाँ की हमारी लोक कथाएं अलग होंगी। इनके अलावा हमारे अन्य स्टेट हैं जैसे पश्चिम बंगाल, वहाँ पर भी बहुत सी ऐसी किंवदंतियाँ हैं जिन्हें लोग मानते हैं, उनमें जीते हैं और उनमें जो सभी देवी देवता हैं उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लोक कथाएं केवल कथाएं ना होकर के एक श्रद्धा का विषय भी होती हैं, जिन्हें न लोग केवल मानते हैं बल्कि ये हमारी एक संस्कृति का हिस्सा भी हैं। और फ्रेंड्स, इनकी जो भाषाएं होती हैं, भाषाएं भी वही होती हैं कि जिस क्षेत्र के निवासी उन भाषाओं को समझ सकें और बोल सकें। तो फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे कि नाटक क्या है। नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें किसी एक घटना का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि उसे अभिनय के द्वारा सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नाटक, जैसा कि हम सभी ने ये शब्द पहले भी बहुत बार सुना है और हम सभी जानते हैं कि नाटक का तात्पर्य ही होता है कि हम उस घटना को अभिनय के द्वारा सामने वाले के समक्ष रख सकें। इसके बाद सरल शब्दों में नाटक में किसी एक घटना को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिसमें घटना के प्रत्येक पात्र के द्वारा कहे गए कथन को लिखकर दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब कोई भी नाटक है उसकी हम रचना करते हैं
तो उसकी रचना करते समय उसको इस तरह दर्शाया जाता है कि उसमें जितने भी पात्र हैं, जब वो आपस में बात कर रहे हैं तो प्रत्येक पात्र का जो डायलॉग है, जो उनके द्वारा कहने जाने वाला कथन है, उससे पहले उनके नाम को दर्शाया जाता है, ताकि जो पाठक है, यानी कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है, वो आसानी से समझ जाए कि ये लाइन या ये डायलॉग किसके द्वारा बोला गया है। यही नाटक की अपनी खास विशेषता है। मान लीजिए कि एक राजा की अपने मंत्री से बात हो रही है, तो उसमें बातचीत में राजा के द्वारा कहे गए कथन से पहले नाटक में ये लिखना ज़रूरी होता है कि हम ये दर्शाएं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। तो उससे पहले हम लिखेंगे राजा। इसके बाद जब मंत्री अपनी बात कहेगा तो उससे पहले लिखा जाएगा मंत्री। इसी प्रकार फ्रेंड्स, नाटक को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद जबकि सरल शब्दों में यदि हम समझें तो किसी भी कथा को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम जो कथा पढ़ रहे हैं उसे कोई व्यक्ति हमें सुना रहा है, जबकि नाटक में ऐसा नहीं है। नाटक में ऐसा लगता है जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर आपस में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मल सी बात है, जब भी हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं या कोई भी हम फेमस बुक पढ़ते हैं, कोई कथा पढ़ते हैं, तो ऐसा हमें लगता है कि कोई हमें किसी बात के बारे में बता रहा है, कोई हमें पढ़कर सुना रहा है। लेकिन जब भी हम एक नाटक की रचना को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई अन्य व्यक्ति हमें सुना रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और हम उन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कहानी। कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहनी आनी, अर्थात कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें किसी प्राचीन या काल्पनिक कथा या घटना को एक रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड्स, कहानी का तात्पर्य होता है कहनी आनी, यानी कि कोई भी ऐसी बात जिसको बड़े अच्छे से रोचक तरीके से किसी सामने वाले के समक्ष हम प्रस्तुत कर सकें। फ्रेंड्स, ऐसी ही घटना, ऐसी ही विषय वस्तु जिसमें एक रोचक ढंग से हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वही हमारी कहानी कहलाती है। फ्रेंड्स, कहानियाँ हम सभी ने सुनी होती है, सभी को उनकी दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं और हम सभी भली प्रकार से कहानियों से परिचित हैं। इसके बाद आगे हम जानते हैं कहानी जिससे पाठक के मन में उस घटना के प्रति एक रुचि उत्पन्न हो जाती है। आगे इसमें जानेंगे। यहाँ यह बात याद रखने वाली है कि रोचकता कहानी का मुख्य अंश है। यदि कहानी से रोचकता समाप्त हो जाती है तो कहानी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। कहानी किसी भी प्रकार की हो सकती है, यह आवश्यक नहीं है कि उसमें वास्तविकता हो ही। फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कहानी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो परी की दुनिया की हो सकती है। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, परियों की दुनिया एक काल्पनिक दुनिया ही मानी जाती है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के आधार पर नहीं देख सकते, मान नहीं सकते। तब तक उस चीज़ को हम एक कल्पना के आधार पर ही जीते हैं। तो परियों की कहानियाँ भी फ्रेंड्स ऐसी ही हैं। और फ्रेंड्स, कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ जिनके हमें साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, वो भी एक रोचक ढंग से जब प्रस्तुत की जाती हैं तो पाठक के मन में एक रोचकता, एक रुचि, उस कहानी के विषय में जानने की रुचि प्रकट हो जाती है। तो यही फ्रेंड्स कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा आपको लोक कथा, नाटक और कहानी, इन तीनों के विषय में जो भी अंतर हैं, जो भी इनकी विशेषताएं हैं, वो सरलता से आप तक पहुंचा पाए हों। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका प्रत्येक सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।